नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आईटी का छापा देखने को मिला। तो सपना, संगीता सहित इंदौर के ठिकानों पर सर्चिंग चल रही है। बीआर गोयल इंफ्रा सरकारी सड़कें बनाने का ठेका लेती है, तो आईटी की टीम फर्म के दस्तावेज खंगाल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीआर गोयल इंफ्रा पर आईटी की ये छापेमारी देखने को मिली है। आईटी की टीम फर्म के दस्तावेज खंगाल रही है। बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आईटी ने ये छापा मारा है। सपना, संगीता सहित इंदौर के ठिकानों पर सर्चिंग चल रही है। बीआर गोयल इंफ्रा सरकारी सड़कें बनाने का ठेका लेती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी पीएम मोदी के साथ मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी और पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। एक्स पर मोहन यादव ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के लक्ष्य को समय से पूरा होने की जानकारी दी। सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकास करते हुए आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। तो दिल्ली के दौरे पर सीएम मोहन यादव हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उन्होंने की और एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने साझा की। साथ ही साथ उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, जिसमें नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश को लेकर जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा की और कई और मुद्दों पर भी बातचीत हुई। बता दें कि पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मोहन यादव ने नई दिल्ली में मुलाकात की है। जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई है और अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की जो तस्वीरें थी वो साझा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया है और विधानसभा सचिवालय में इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र कुल 19 दिनों तक चलेगा और इस दौरान कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के मुख्य एजेंडे में वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 का बजट प्रस्तुत करना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों और जनहित से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी। सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर विचार करेगी। इसके साथ ही प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और शासकीय विधेयकों पर भी सदन में बहस की जाएगी। इस सत्र में विधानसभा में नीति निर्धारण और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलने वाला है। जनहित से जुड़े मामलों पर इस बजट सत्र में चर्चा होगी। तो जनहित से जुड़े मामलों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक इसका आयोजन होगा और जनहित से जुड़े मामलों पर इसमें चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 16 फरवरी से 6 मार्च यानी कि 19 दिनों का ये सत्र रहने वाला है, जिसमें जनहित से जुड़े कई मामलों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा कि बजट सत्र की जल्द ही शुरुआत होने जा रही है। 16 फरवरी से 6 मार्च तक इस बजट सत्र का आयोजन होगा। तो 16 फरवरी से 6 मार्च यानी कि 19 दिनों का ये बजट सत्र होगा। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पंती हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। 16 फरवरी से 6 मार्च तक इसका आयोजन होगा और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ सही है। मध्य प्रदेश में अभी शीतकालीन सत्र पिछले महीने ही भी समाप्त हुआ है और इसी को देखते हुए अभी बजट सत्र इतनी जल्दी में भाजपा सरकार ने इतनी जल्दी मीटिंग करके और बजट सत्र जो चालू किया है, इसमें जनहित की जो है अपना इन्होंने 16 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक के लिए बजट सत्र चालू किया गया है और इसी अधिसूचना में विधानसभा ने जारी कर दी गई है। 19 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 12 बैठकें होंगी, क्योंकि इसमें जनहित की कुछ मांगे और अनुदान आयोग है, प्रश्नकाल है, ध्यानाकर्षण है
और सरकारी विधेयक को जो पारित होना है वो पारित होंगे। लेकिन इसी बीच को देखते हुए कांग्रेस सरकार भी, कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी इसको कहीं ना कहीं देखो विधानसभा को घेरने की और ना चलने की भी इन्होंने अभी से बात की हुई है। लेकिन क्योंकि बजट सत्र है और बजट सत्र में अपना पूरे साल भर का जो रहता है बजट, इसमें किसको अनुदान देना है, किसको नहीं देना है, कितने विधायक होना है, इसमें जहां तक देखा जाए तो विधानसभा में अब की बार विधायकों को मिलने वाली राशि का भी जिक्र किया गया है। इसमें अधिसूचना भी दिया गया है कि विधायकों को जो महीने का मासिक वेतन दिया जाता है उसमें वृद्धि की जाएगी। उसके अलावा विधायकों को बनने वाले आवास, जो विधायकों को आवास मिलते हैं, जो विधायक रुकते हैं, इनके लिए बंगले आवंटित किए जाते हैं, सरकारी बंगले, उसको लेके एक नए बंगले, नए मल्टी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। उस प्रस्ताव में करोड़ों रुपए के बंगले बनाए जाएंगे। उसमें भी कुछ अधिसूचना में दिया गया है कि उसमें बजट में पेश किया जाएगा कि करोड़ों रुपए के बंगले हैं, किसको क्या देना है, कितने के बंगले बनेंगे, अध्यक्ष को कितने का उसमें बजट में पेश किया जाएगा। तो यहाँ तक देखा जाए कि इसके अलावा भी बहुत सी परियोजनाएं, जैसा कि अभी मीटिंग में कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीटिंग ली है, मीटिंग में भी जो किया गया था कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, इसको देखते हुए भी जो बजट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसको मैनेज करना, इसको देखते हुए अभी शीतकालीन सत्र के बाद अब जो बजट सत्र चालू हुआ है, इस बजट सत्र में 16 दिन के होने वाले इस बजट सत्र में पूरी योजना बनाई जाएगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, क्योंकि इस बजट सत्र से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं। जिस तरीके से 19 दिन का ये बजट सत्र रहने वाला है, जनहित के मुद्दों पर इस बजट सत्र के दौरान चर्चाएं होंगी, ऐसे भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि तमाम तरीके के जो योजनाएं हैं उनको लेकर लगातार जो प्रदेश सरकार है वो भी यहाँ पर प्रयासरत नज़र आ रही है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर इस बजट सत्र से लगाई जा रही हैं। हाँ सही देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जनहित के काम कर रही है। और जब से बीजेपी सरकार की बात करें, केंद्र में हो या राज्य सरकार में, यदि बीजेपी सरकार आई है तो कहीं ना कहीं जनहित के, जनता के जनहित के काम कर रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम जन के लिए काफी योजनाएं भी चालू की गई हैं, रोजगार हो या फिर इसकी बात करें स्पोर्ट्स से हो, बच्चों की पढ़ाई हो, एजुकेशन का हो, हर चीज में कहीं ना कहीं सरकार जो है ध्यान दे रही है और जनता के जनहित को देखते हुए बजट सत्र को लाने की प्रयास कर रही है। क्योंकि इस बजट सत्र में काफी उम्मीदें हैं लोगों को, चाहे वो व्यापारी हो, व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं बजट, राज्य का जो बजट होता है, राज्य के बजट में कुछ ना कहीं आईटी या इनको टैक्स वगैरह में भी कुछ छूट दी जाती है। तो व्यापारियों की भी निगाहें कहीं ना कहीं बजट सत्र पे है कि शायद उनको कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिले। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना जो राशि महिला को दी जा रही है, उनको भी उम्मीद है कि शायद अब की बार बजट सत्र में शायद उनको राशि बढ़ा के दी जाए। वो भी कहीं ना कहीं निगाहें लगाए बैठी हुई है। एक गरीब तबका भी कहीं ना कहीं बजट को उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि इस बजट सत्र में कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। जी साहिब जी। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में बजट सत्र को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। जनहित से जुड़े मामलों पर इस बार के बजट सत्र में चर्चाएं होगी। 16 फरवरी से लेकर मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। 6 मार्च तक ये बजट सत्र का आयोजन होगा। तो जनहित से जुड़े तमाम मामलों पर इस बजट सत्र में चर्चा होगी। उधर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि 18 जनवरी को इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आगामी क्रिकेट मुकाबला खेला जाएगा। इस अवसर पर टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ का मनोबल बढ़ाने के लिए गौतम गंभीर ने मंदिर जाकर शुभकामनाएं और आशीर्वाद लिया। तो गौतम गंभीर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। मंदिर की भस्म आरती में भी शामिल होते हुए गौतम गंभीर नजर आए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला होना है और ऐसे में भारत की जीत के लिए प्रार्थना करते हुए गौतम गंभीर नजर आए। उधर कुसमी पुलिस को लूट के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जिन्होंने पीड़ित से मोबाइल फोन और 600 नगद की लूट की थी। आरोपी काम दिलाने के बहाने पीड़ित को जंगल ले जाकर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपी सुलेमान और इफ्तिखार उर्फ बाबू हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए जेल भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों के कब्जे से लूट का माल भी बरामद किया। तो कुसमी पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नौकरी के बहाने जान से मारने की धमकी ये दोनों आरोपी दे रहे थे। उधर छतरपुर पन्ना बॉर्डर के कैन नदी के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छतरपुर से FSL टीम को बुलाकर शव की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार किया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शव की शिनाख्त करने के प्रयास जारी हैं। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर सुरक्षा कड़ी कर दी है और साक्ष्यों को जुटाकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। उधर धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के ग्राम कल्ले मेटा के किसान कृष्ण कुमार ने तहसीलदार पर जबरदस्ती रकबा समर्पण कराने का आरोप लगाते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। कृष्ण कुमार के पास 3 एकड़ 65 डेसिमल खेती जमीन है और 14 जनवरी को उनका 60 क्विंटल धान का टोकन कट चुका था। कृष्ण कुमार धान को ट्रैक्टर और पिकअप वाहन में भरकर उपार्जन केंद्र डोंगर डुला ले जा रहे थे। तभी रास्ते में तहसीलदार ने ट्रैक्टर को रोककर 0.28 हेक्टेयर रकबा जबरदस्ती समर्पण कराया। इस वजह से किसान केवल 45 क्विंटल धान ही समर्थन मूल्य पर बेच पाए और बाकी 15 क्विंटल धान की बिक्री को लेकर परेशान है। इसके विरोध में कृष्ण कुमार ने बचे हुए 15 क्विंटल धान को विधायक अंबिका मरकाम के निवास में ले जाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने विधायक से मांग की कि बाकी धान भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। इस दौरान विधायक अंबिका मरकाम ने भाजपा सरकार पर किसानों को परेशान करने और प्रशासनिक तंत्र द्वारा दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। तो बताया जा रहा है कि धमतरी में किसान ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तहसीलदार ने ज़बरदस्ती समर्पण कराया था। विधायक के निवास के सामने अब ये किसान प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। अभी मेरे यहाँ किसान जो है धान लेकर के आया है। अब मुझे देखने में ऐसा लगा कि वो ज़्यादा ही परेशान था, तभी यहाँ पर लेकर के आकर के रख दिया और मुझे तो पता भी नहीं था ना, उसने एक भी बार बताया भी नहीं और ला के रख दिया। और ये अभी मैं जब जानकारी ली तब मुझे पता चला कि उसका सत्यापन रास्ते में कर रहे थे। 60 क्विंटल का टोकन कटा है, 45 क्विंटल लिए और 15 क्विंटल का गाड़ी को रोक दिए। रोक करके वहीं पे पटवारी के द्वारा सत्यापन करा के इस धान को भेज दिया गया। तो ये कहाँ रखूँगा कह के यहाँ पे विधायक कार्यालय के पास ला करके रख दिया। तो मैंने तहसीलदार और टीआई को बुला करके यहाँ पे संज्ञान में लिया और तहसीलदार से बात भी की कि इसका निराकरण करिए। निराकरण नहीं होगा तो ये उग्र आंदोलन होगा। ये किसान ने खुद कहा है कि बजरंग चौक में मैं इस धान को रख के वहाँ पर आंदोलन करूँगा। इसलिए मैंने अधिकारियों को समझाइश दी कि भाई आप इसका निराकरण करिए। यदि सत्यापन हुआ है ठीक है, रास्ता चलते कोई सत्यापन नहीं होता। सत्यापन आपको करना तो उसके घर जा कर के करना चाहिए। किसान धान को बेचने के लिए ले जा रहा है और रास्ते में आप सत्यापन कर रहे हो, ये कहाँ का नियम है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा भर्राशाही हो रहा है, कहना चाहिए। किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी हम लोग आज तक के सरकार में देखे नहीं थे, लेकिन ये विष्णुदेव साय के सरकार में इस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही है। किसानों के बेवजह किसानों को परेशान किया जा रहा है। मैं कृष्ण कुमार विके कल्ले मेटा का किसान हूँ। मेरे पास 3 एकड़ 65 डिसमिल के आसपास खेत है, जिसमें कि मेरा टोकन कटा हुआ था 60 कुंटल का। तो 13 तारीख को हमने धान को ट्रैक्टर में डाले थे, एक पिकअप में डाले थे। पिकअप आगे चली गई। ट्रैक्टर को बिलभद्र के पास तहसीलदार मैडम ने रुकवाया। रुकाने के बाद टोकन मेरा पट्टा वट्टा पूरा एक किए, तो सिर्फ और ज़बरदस्ती मेरे को उसमें समर्थन मूल्य में पंचनामा बना के साइन करवाया गया। और 45 कुंटल धान सुबह 7 बजे से गए थे मंडी में, तो शाम को 7 बजे हमारा खाली हुआ है। वहाँ से फिर मैं धान को लेके यहाँ आया। तहसीलदार अधिकारी कोई सुन नहीं रहे, तो मैं विधायक महोदय जी के पास आया। विधायक महोदय जी बोले कि यहाँ से धान ले जाओ। अब इस धान को मैं कहाँ ले जा के बेचूँ?
उधर धमतरी जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लगभग 12 किलो 538 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाजार कीमत 1,25,000 रुपये आंकी गई है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल में अवैध रूप से गांजा तस्करी की सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने धमतरी नगरी मार्ग के ग्राम भोयना में नाकेबंदी की और मोटरसाइकिल से आ रहे युवक और युवती को रोक लिया। दोनों के बैग की तलाशी लेने पर गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लितेश सिंह ठाकुर और तरुणा सिंह राजपूत के रूप में की गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना अर्जुनी पुलिस को मुखबिर से यह सूचना मिली कि एक लाल और काले रंग की बजाज मोटरसाइकिल पर एक लड़का और एक लड़की एक साथ नगरी से धमतरी की तरफ अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर जा रहे हैं। इसकी सूचना पर अर्जुनी पुलिस तत्काल भोयना के पास जाकर उन दोनों को रोकी। रोकने के बाद उनके कब्जे से 3 बैग में कुल 8 पैकेट वजन 12.538 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1,25,380 रुपये, और एक बजाज मोटरसाइकिल उनके कब्जे से जब्त की गई, जिसकी कीमत 2,85,000 रुपये। 2 मोबाइल जब्त की गई, जिसकी कीमत 25,000 रुपये। 8500 रुपये नकदी रकम, कुल 4,43,880 रुपये उनके कब्जे से जब्त किया गया। थाना अर्जुनी पुलिस को मुखबिर से वहीं शहडोल में गोहपारू वन परिक्षेत्र के कुनुक नदी के पास एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां गाय चराने गए 75 वर्षीय चेतन प्रसाद पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही साउथ डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। ये घटना जैतपुर केशवाही क्षेत्र की है, जहां हाल ही में भालुओं का मूवमेंट लगातार बढ़ा है। खाने की तलाश में ये भालू रिहायशी इलाकों तक घूमने लगे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। पुलिस और वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और भालुओं के संपर्क में आने से बचने की अपील की है। दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने का भरोसा दिया है। उधर सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भास्कर मिश्रा के घर पर देर रात अराजक तत्वों ने ताबड़तोड़ हमला किया। हमले में भास्कर मिश्रा, उनके मित्र कमलेश सोनी और मनीष सोनी घायल हुए। घर में मौजूद महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हैं। भास्कर मिश्रा ने बताया कि हमलावरों ने पहले गाली गलौज और मारपीट की, फिर बाउंड्री गेट तोड़कर घर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ भी की। हमलावरों ने स्कूटी और बच्चों की साइकिल को नुकसान पहुंचाया और कमरे के दरवाजे को भी तोड़ने का प्रयास किया। घटना की सूचना पर कमलेश सोनी ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि भास्कर मिश्रा के घर जा रहे कमलेश और मनीष सोनी के रास्ते में कलेक्टर बंगले के पास कुछ लोगों से विवाद हुआ। आरोप है कि इसी समूह के सदस्य सत्यम सिंह और उसके साथी बाद में भास्कर मिश्रा के घर पहुंचे और हमला किया। हमले में भास्कर मिश्रा का कान, गला और आंख के नीचे चोटें आई है। समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। आज रात्रि करीब 9 बजे कमलेश सोनी अपने एक साथी के साथ भास्कर मिश्रा के घर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में कुछ लोग रोड के बीच में मिले, तो इसमें फरियादी ने कहा कि भाई हमें रास्ता दीजिए, लेकिन इसी बात को लेकर के वो आपस में झगड़ने लगे कि हम रास्ता वगैरह नहीं देंगे। करीब 1 घंटा बाद भास्कर मिश्रा के घर सत्यम और अन्य 2 उसके जो साथी थे वो पहुंचते हैं और उनको बाहर बुलाते हैं। कमलेश सोनी बाहर आते हैं और उनके साथ फिर गाली गलौज करते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं। इसी बीच में भास्कर मिश्रा भी बीच बचाव के लिए आते हैं, उनके साथ भी मारपीट होती है। ये सूचना फरियादी कमलेश सोनी के द्वारा थाना बैडन में दी गई है। तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आज रात्रि करीब 9 बजे कमलेश सोनी अपने एक साथी के साथ भास्कर मिश्रा के घर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में कुछ लोग रोड। उधर टीकमगढ़ में जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय में स्टेनो पदस्थ प्रदीप चतुर्वेदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव जिला पंचायत कार्यालय के बाथरूम में पाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार प्रदीप चतुर्वेदी बुधवार शाम लगभग 7 बजे खाना खाने के बाद घर से निकले और देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की सूचना कोतवाली थाना टीकमगढ़ को दी। पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू की और गुरुवार सुबह जिला पंचायत कार्यालय में उनका शव बाथरूम में पड़ा पाया गया। मौके पर पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सीसीटीवी फुटेज में प्रदीप को बाहर निकलते हुए देखा गया था। घटना की गहन जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। ये
मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि जिला पंचायत के शौचालय में एक व्यक्ति मृत अवस्था पड़े हुए थे। इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ये कल शाम को कोतवाली क्षेत्र से घर से घूमने निकले थे और घर वालों को नहीं मिले तो कोतवाली में निशान दर्ज कराया गया था। अभी ये थाना कलेक्टर परिषद में यहाँ परिजनों द्वारा तलाश करने पर और लोगों द्वारा आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ पड़े हुए हैं। देखा है तो मौके पर कोई ऐसा अंदेशा है कि घूमने निकले थे और वॉशरूम करने आए थे। संभवतः कोल्ड अटैक या हार्ट अटैक इस टाइप से, मगर एक शरीर पर जो निशान नहीं है, कोई संदेश की समय नहीं आई है। बाकी आगे हमारी जाँच जारी है। टीम के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर सोशल मीडिया पर जबलपुर पुलिस की पुरानी 100 डायल गाड़ियों की बिक्री का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक निजी इंस्टाग्राम अकाउंट की अगर बात करें तो गैंगस्टर सेल वैन से इन सरकारी वाहनों को बेचने के वीडियो वायरल किए गए हैं। वीडियो में पुलिस और डायल 100 लिखी गाड़ियां साफ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कथित बिक्री के लिए एक मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गाड़ियां पुलिस वार्ड में खड़ी हुई मालूम पड़ती हैं। इससे सवाल उठ रहा है कि यार्ड के अंदर तक वीडियो कैसे बनाई गई। नियमों के मुताबिक सरकारी वाहनों की बिक्री केवल नीलामी प्रक्रिया से ही हो सकती है। फिलहाल पुलिस विभाग ने किसी भी तरह की नीलामी शुरू नहीं की है, ना ही किसी निजी व्यक्ति को वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई है। मीडिया की जानकारी दिए जाने के बाद वीडियो अकाउंट से डिलीट कर दिए गए। हालांकि संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट अब भी एक्टिव है। मामले को गंभीर मानते हुए साइबर सेल को जांच में लगाया गया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि सरकारी गाड़ियों को बेचने का दावा किसने और किस मकसद से किया। संबंधित वीडियो आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और ऐसा कोई भी व्यक्ति पुलिस लाइन में आकर और इस तरह का वीडियो बनाकर अगर उसको प्रचारित प्रसारित कर रहा है तो इसकी परीक्षण किया जाएगा और इसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या रहती है सर बेचने की? इसका एक पूरा नीलामी करने का तरीका होता है। उसमें पूरी एक कमेटी बनती है और कमेटी बन के उसमें बाकायदा निविदा जारी की जाती है। उसका एक निर्धारित समय होता है और वो एक पूरी प्रक्रिया के तहत पुलिस मुख्यालय से अनुमति मिलने के पश्चात इसमें सारी कार्रवाई संपादित होती है। किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को इस तरह का किसी भी वीडियो को डालने का या यहाँ की घटनाओं के जिक्र करने का अधिकार उसे नहीं है। उधर मुंगेली जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई राजस्व विभाग, नगरपालिका और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने की। प्रशासन के अनुसार पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में कुछ लोगों ने अवैध रूप से दुकानें और अन्य निर्माण कर लिया था, जिससे यातायात और आम जनता को परेशानी हो रही थी। नगरपालिका ने पहले ही संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करना शुरू किया, जिसके आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। पुलिस बल और प्रशासनिक अमला सुबह से ही मौके पर तैनात था, जिससे कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर पुराना बस स्टैंड के पास रुचि जैन के स्वामित्व में एक नजुल भूमि थी, जिन पर अनुज्ञा दी गई थी। उस अनुज्ञा से अतिरिक्त यहाँ पर निर्माण किया गया था। उस पर अतिक्रमण की कार्यवाही राजस्व प्रशासन, नजुल और नगर पालिका के अमले के साथ उसका अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका क्षेत्र मुंगेली का जो वार्ड क्रमांक 2 है, इसमें श्रीमती रुचि जैन के द्वारा दुकान का निर्माण किया गया है। उनके द्वारा नगर पालिका से 592 वर्ग फीट भूतल और 592 वर्ग फीट प्रथम तल पर अनुज्ञा ली गई है। किंतु शिकायत प्राप्त होने पर हमने जब इंस्पेक्शन कराया तो 937 वर्ग फीट पर निर्माण पाया गया। इनके द्वारा एक तो कि जो स्वयं की भूमि है 732 वर्ग फीट है, तो स्वयं के भूमि से भी ज़्यादा निर्माण उन्होंने किया हुआ है। साथ ही नजुल की भूमि पर भी अतिक्रमण करके निर्माण किया है। इसकी पुष्टि हमको नजुल विभाग के द्वारा निनाद करके बताया गया कि उनको लगातार 3 बार नोटिस दिए, तुरंत में आज तोड़ने की कार्रवाई संयुक्त रूप से राजस्व अमला, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन और नजुल अधिकारी की उपस्थिति में यहाँ पे की जा रही है। पर पुराना बस स्टैंड के वहीं जगदलपुर स्थित दलपत सागर में आगामी बसंत पंचमी के भव्य दीपोत्सव के प्रचार प्रसार के तहत विधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देर शाम यातायात पुलिस और कुटुंब ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से 101 दीपकों का प्रज्वलन किया गया और स्वच्छता की शपथ ली गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना 2026 के तहत
वहां नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात पुलिस और कुटुंब ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के महत्व पर जोर दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और सड़क सुरक्षा को लेकर चेतना फैलाना बताया गया। स्थानीय समाज सेवी और पुलिसकर्मी मिलकर कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दीपोत्सव की भव्य तैयारी और सामाजिक संदेश दोनों को प्रस्तुत कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा माह 2026 जो 1 जनवरी से लगातार चालू है और लोगों को अधिक से अधिक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है मुख्य उद्देश्य। आप देखेंगे कि आए दिन सड़क हादसाएं हो रहा है जिसमें हम लोग अपने चित परिचित दोस्त यार रिश्ते नातेदार को खो देते हैं, ताकि घटनाएं ना हो और किसी की अकाल मृत्यु ना हो। इसको लेकर के एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था आज दलपत सागर में। इसमें काफी संख्या में लोग आए थे, महापौर साहब भी आए थे और नगर निगम प्रशासन आए थे, बहुत सारे गणमान्य नागरिक भी आए थे। हम सब स्वस्थ रहेंगे, यही उद्देश्य है और इस में हमारा एक संकल्प भी है ताकि शहर पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।